बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का। बिलाखिर वो मुसवदा सामने आ गया है जो मुजवज़ा आइनी तरमीम का मुसवदा है, और क्रेडिट मैं दूंगा हमारे दोस्त ज़ुबैर अली ख़ान, यूट्यूब चैनल है 3 जिस पे ज़ुबैर अली ख़ान साहब, रिजवान गंदई साहब और उमर जट साहब आते हैं, और उनका ये क्रेडिट है कि उन्होंने ये मुसवदा जो है वो हासिल किया और ये मुसवदा लीक हुआ। उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया, और ये बड़ी अला ज़रफ़ी की बात है कि कोई रिपोर्टर किसी और रिपोर्टर के साथ कुछ डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करता, लेकिन उन्होंने वो डॉक्यूमेंट मुझसे शेयर किया और मुझे कहा कि आप व्लॉग करना चाहते हैं तो कर लें। मैंने कहा नहीं, पहले आप करेंगे उसके बाद मैं करूँगा। मैं एंड में इनके चैनल के बारे में मज़ीद भी बात करूँगा, लेकिन आप जब इसका मुसवदा पढ़ते हैं, अभी मैं सिर्फ 6 या 7 नुकात उसमें से आपके सामने रख रहा हूँ, और आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी खौफनाक ये आइनी तरमीम करने जा रहे थे और करने जा रहे हैं। और जब आप ये तरमीम के बारे में सुनेंगे तो आप ये मैं इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने जो ट्वीट किया है, उन्होंने ज़बरदस्त अक्कासी की है। ये मुसवदा जो है वो अब पहुंच गया बहुत से लोगों के पास, और इसको पढ़ भी लिया है। फवाद चौधरी साहब ने, इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब ने, अबू सलमान न्याजी साहब ने, इन्होंने इस पर काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, इन तीनों ने। इंतज़ार हुसैन पंजोता कहते हैं कि नई तरमीम को जैसे जैसे पढ़ा और इनके घटिया इरादे देखे तो देख कर ऐसे लगा जैसे मुल्क पर कब्ज़ा हो गया है, और ये नया कानूनी पैकेज किसी साम्राज्यिक कुव्वत ने दिया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज की आज़ादी को यकसर ख़त्म करके एक ऐसे रोबोट जजेस को बिठा दिया जाए जिनको कमांड देकर इंसाफ लिया जा सके। बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त कहा है। और एक ट्वीट और ज़ुबैर अली ख़ान साहब का पढ़ना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आइनी तरमीम के ज़रिए अदलिया पर नकाब पोशों का हमला बेनकाब हो चुका है। वकला और पूरी कौम अब जिम्मेदारी आयद होती है वकला और पूरी कौम पर कि वो मुल्क में अदलिया की आज़ादी के लिए जजेस के साथ खड़े हों। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जो अब तक मैंने इस मुसवदे को पढ़ा है, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आज जो है ना वो बहुत बड़ा एक जो है इसमें बहुत बड़ी एक मैं देख रहा हूं कि हलचल। अब आपको मैं बताता हूं कि 6-7 सिर्फ पॉइंट्स क्या करने जा रहे हैं। ये जनाब, ये जो हम कहते हैं ना कि सुप्रीम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस कहलाएंगे, क्योंकि एक और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं ये, और ये सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर होगी। और इनका इरादा ये है, इन्होंने इस तरह से उसको डिज़ाइन किया है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो बतौर चीफ जस्टिस से रिटायर होंगे, क्योंकि मौलाना साहब मान नहीं रहे थे उनकी एक्सटेंशन पर। इधर से काजी साहब रिटायर होंगे, और साथ ही काजी साहब जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। 3 साल तक वो रहेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के चीफ जस्टिस, और तमाम अहम केसेस 184(3) के अवामी मफाद के तमाम केसेस जिनसे पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जिनसे पाकिस्तानियों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है, जैसे 6 जज के ख़त का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला हो, इंतखाबात में धांधली का मामला हो, 184(3) के तहत जितने भी केसेस हैं, जितने मामलात इमरान खान साहब और पीटीआई लेकर गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो तमाम केसेस फ़ौरन ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस फेडरल कोर्ट को। और इस फेडरल कोर्ट के जो काजी फाइज साहब हैं, इनकी हुकूमत खुद बैठ के तकर्री कर देगी, जजेस की भी हुकूमत खुद तकर्री कर देगी, और जजेस पूरे का पूरा ढांचा तब्दील कर दिया गया अदलिया का, फेडरल कोर्ट को बनाकर, और उसके मातहत एक तरह से कर दिया गया तमाम पाकिस्तान की अदालतों को, सुप्रीम कोर्ट समेत। और जो फेडरल कोर्ट का फैसला होगा, वो फेडरल कोर्ट का फैसला जो है वो बाइंडिंग होगा सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर। और प्रोसेस जो है वो तब्दील कर दिया गया है चीफ जस्टिस की तकर्री का भी, और पार्लियामेंट की एक कमेटी बनेगी फॉर्म 47 वालों की, चोरों, डाकुओं और लुटेरों की, घुसपैठियों की, और आइन पर हमला करने वालों की। और वो कमेटी जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट भी करेगी, जजेस की और फिर नया उसमें लगा दिया गया है जजेस की जनाब वो कारकर्दगी भी देखी जाएगी। अब ये चोर, डाकू और लुटेरे बैठ के फैसला करेंगे कि क्या करना है। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चेंज कर, जजेस की एक तो बन गई ना मेन, तो फेडरल कोर्ट बन गई, सारी चीजें मेन फेडरल कोर्ट के पास चली जाएंगी। जो वो फैसला करेगी वो बाइंडिंग होगी तमाम अदालतों पर बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और जजेस की तकर्री का प्रोसेस चेंज कर दिया है, जजेस को निकालने का प्रोसेस चेंज कर दिया है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो हैयत है उसको चेंज कर दिया गया है। जजेस की तकर्री में भी सारा काजी फाइज साहब को इख्तियार दे दिया, जो चीफ जस्टिस फेडरल कोर्ट के जिन्होंने बनने हैं, और जजेस की तकर्री का इख्तियार भी तकरीबन उन्हीं को दे दिया है। और उनके साथ फिर जजेस और भी खुद हुकूमत लगाएगी, हर चीज़ में उनको रोल दे दिया है। और ये इसमें यही है कि सरदार तारिक मसूद साहब और ये जो हैं अपने मज़हर आलम मियां खेल साहब और इन सारों को फेडरल कोर्ट में ले जाने का प्लान है इनका। और फिर जजेस को निकालने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का सरबराह भी फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो होगा। और इसके अलावा जो 6 जजेस हैं हाई कोर्ट के, इनको जनाब सदर ट्रांसफर कर देगा जहां मर्जी,
ये 6 जजेस खत लिखने वाले मोहसिन अख्तर कियानी साहब या मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, मोहसिन अख्तर कियानी साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब बाबर स्टार साहब, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा, सरदार इजाज़ इसा खान साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन जजेस को जनाब उठा के फेंक दिया जाएगा जैसे बलोचिस्तान। और बलोचिस्तान से ये आप देखें ना कि 2-3 जजेस इस वक्त बलोचिस्तान से आए हैं। मतलब बलोचिस्तान के बारे में बड़ा हम कहते हैं जनाब बड़ी मुज़ामत है, हाँ वहाँ के लोगों में रेजिस्टेंस है, मुज़ामत है, वो लोग दलेर हैं, लेकिन वहाँ की जुडिशरी जो है वो अब हमें कोई ना बताए कि वहाँ के जज बड़े दलेर होते हैं। और बड़े 3 जज आए हैं इस वक्त तक जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। काजी फाइज ईसा साहब देख लें उन्होंने किस तरह के फैसले दिए, जमाल खान मुंदखेल साहब देख लें किस तरह के फैसले दिए, नईम अफगान साहब देख लें किस तरह के फैसले दिए। तो ये है कि ये सारों को बलोचिस्तान भेज दो और बलोचिस्तान से जमाल खान मुंदखेल साहब की तरह, नईम अफगान साहब की तरह, काजी फाइज साहब की तरह जजेस जो हैं उनको ले आएँ, या इनको लाहौर कोर्ट में भेज दें और लाहौर कोर्ट से जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जैसे जज जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो ले आएँ, सरदार तारिक मसूद साहब जैसे ले आएँ, इनको भेज दें उधर पेशावर कोर्ट और वहाँ से जस्टिस मज़हर आलम ये खेल साहब जैसे जज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ले आएँ। ये है इनका प्लान, ये है इनका इरादा। और ये जजेस को निकालने का इन्होंने प्रोसेस चेंज कर दिया है, जजेस को तकर्री का हर चीज़ पूरा मैं आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ उन्होंने तहस नहस कर दिया है। और 199 के तहत जो हाई कोर्ट्स में मामलात होते हैं, जैसे ये एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब की चेयरमैन नादरा के तौर पर तकर्री को कलअदम किया है, उसके ऊपर भी अपीलें आएंगी, वो आएंगी इसके अंदर फेडरल कोर्ट के अंदर। लापता अफराद के केसेस आएंगे फेडरल कोर्ट के अंदर। जितने 199 के तहत केसेस सुनेंगे हाई कोर्ट्स, वो सारे मामलात आएंगे फेडरल कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तकरीबन वो फारिग हो जाएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें। और आप देखें कि इस फेडरल कोर्ट के फैसले बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट पर इन सब पर। और जनाब इनकी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं बढ़ाई गई। और सारी इसमें जनाब कोई भी अगर सूबों के दरमियान भी मामला होगा तो वो भी आएगा इसी फेडरल कोर्ट के पास। और इसमें इस तरमीम में जनाब एक और चीज़ भी की गई है कि जो भी आइनी तरमीम है, जो भी आइन की कोई शिक है, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते पाकिस्तान की किसी अदालत में। ये भी जनाब जो है वो एक बड़ी चीज़ है। और ये भी बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। और इसी तरह से जनाब वो इनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि अगर आर्मी के अंदर कोई एक्सटेंशंस होती हैं, रीअपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनको भी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसी तरमीम है जो पढ़ के और बंदे को खौफ आता है कि यार ये करने क्या जा रहे हैं। कोई बंदा जो पाकिस्तानी हो, जिसके मफादात इस मुल्क के साथ हों, 25 करोड़ लोगों के साथ हों, फिर 63A में तरमीम कर दी जनाब कि चोर जो भी लोटा बनेगा, सियासी कचरा होगा, गंद होगा सियासी तौर पे, जो अपने ज़मीर बेचेगा, जो अपना जिस्म बेचेगा, जो अपना तन मन धन सब कुछ बेच देगा पैसों के एवज़, डॉलरों के एवज़, अमरीकियों के कहने पे, वो वोट डाल सकता है। या किसी को अगवा कर लिया जाए, किसी की बीवी को अगवा कर लिया जाए, किसी की बहन को अगवा कर लिया जाए, किसी की बेटी को अगवा कर लिया जाए और उसको कहा जाए कि वोट इधर डालो, वो वोट डाल देगा, वोट काउंट हो जाएगा। और उसका ये नहीं है कि वोट काउंट नहीं होगा। जो इनका फैसला है उमर बंदयाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का और मुनीब अख्तर साहब का, उसको भी तकरीबन इन्होंने जो है वो तकरीबन क्या यकीनन ख़त्म कर दिया है। उसके बाद इन्होंने ऐसी तरमीम की हैं कि इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं, इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं, वो सारे के सारे केसेस जो हैं वो इस फेडरल कोर्ट में जाएंगे, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब और सरदार तारिक मसूद, मज़हर आलम खेल साहब, इस तरह के जजेस जो हैं वो बैठे होंगे। फिर इन्होंने ये जो अभी प्रोसीडिंग स्टार्ट की हैं, इन्होंने इस तरह की तरमीम की हैं कि जो 3 प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट ने शुरू की हैं, जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से उनके खिलाफ जो मुहिम चल रही थी, उसके ऊपर एक केस शुरू हुआ है हाई कोर्ट में। एक बाबर स्टार साहब के खिलाफ जो कंपेन थी उस पर इनिशिएट किया है केस। तीसरा जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के हवाले से केस इनिशिएट किया है। तो ये तकरीबन ये चीज़ें भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये सारे जनाब हैं मोटे मोटे नुकात। ये सिर्फ मैंने आपके सामने 5-6 चीज़ें रखी हैं। और इसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ें की गई हैं कि बिल्कुल तबाही और बर्बादी हो जाए और बिल्कुल मुल्क की सलामती स्टेक पे लग जाए। देखें, ये अपनी ज़ात और मफाद के लिए ये पूरे मुल्क को ज़िबा कर रहे हैं। वो है ना एक पाव गोश्त के लिए पूरा ऊँट ज़िबा करना। और वो मुझे याद आ गया, हमारे एक दोस्त हैं जुमा खान साहब, उनके ना भट्ठे हैं। तो मैं एक बार उनके पास बैठा था, तो एक वो अपने जो वर्कर हैं उनके साथ बहुत सख्त लहजे में बात कर रहे थे। मैंने कहा जुमा खान साहब आप मतलब नामुनासिब है कि गरीब बंदा है। उन्होंने कहा तुम इससे गरीब कह रहे हो, इसने 1000 हाथ को बहुत कीमती चीज़ थी, वो अपने छोटे से फ़ायदे के लिए 250-300 की तोल के बेच दी।
یہ پرانی بات ہے. تو ان لوگوں نے پورے ملک کی سلامتی، بقا اور پورے ملک کے لوگوں کے انسانی حقوق اور رائٹس اور سب کچھ اپنی ایک ذات، مفاد، کرپشن، لوٹ مار کے لیے پورے ملک کو انہوں نے اسٹیک پہ لگا دیا ہے. تو یہ 5-6 پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. باقی چیزیں بڑی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اور میں جاتے جاتے ایک آپ کو ریکویسٹ کروں گا، میں آپ کو پہلے بھی یہ ٹویٹ میں بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں، کچھ ولاگز میں بھی کر چکا ہوں، کہ دیکھیں جو اچھا کام کرنے والے رپورٹرز ہیں ان کو ضرور سنا کریں، ضرور سنا کریں، ضرور سنا کریں، ورنہ وہ ڈسکریج ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مجھ سے 2.5-3 گھنٹے پہلے یہ تقریباً ساری باتیں کر چکے ہیں زبیر علی خان صاحب، ان کا کریڈٹ ہے. 3 کے نام سے ان کا یوٹیوب چینل ہے، ان کو دیکھا کریں. وسیم ملک صاحب اور مریم نواز خان صاحبہ، وہ ایک انہوں نے کورٹ روم نمبر 1 کے نام سے یوٹیوب چینل شروع کیا، ان کو ضرور سنا کریں. اور بڑی زبردست، میں وسیم ملک کا ایک پروگرام سنا، میں اتنا مجھے رشک آیا، میں نے کہا کیا بات ہے، ماشاءاللہ یہ کتنے زبردست رپورٹر ہے. اور مریم نواز خان بہت لائق رپورٹر ہیں. اور ابھی یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ مریم نواز خان کے حوالے سے قاضی فیصل صاحب نے اس دن کیس میں جو ہے وہ مالکان کو جو بلائے ہوئے تھے اس میں مریم نواز خان کو نام لیے بغیر اس کو ٹارگٹ کیا کہ جیو جو ہے وہ اپنی ایک رپورٹر کو بھیج دیتا ہے اور سینئر لوگوں کو نہیں بھیجتا. تو آپ کو پتہ ہی ہے سینئر وہاں پہ کون ہے اور کس طرح سے ہیں. اور مریم نواز خان پہ انہوں نے ڈائریکٹ ایک وہ کیا، قاضی صاحب نے ان کو ٹارگٹ کیا. اور وجہ یہی ہے کہ وہ ناقد ہیں، وہ تنقید کرتی ہیں، لائق رپورٹر ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت قاضی صاحب کو کون سے رپورٹر اور کون سے اینکرز جو ہیں وہ پسند ہیں. سعید بلوچ ہمارے ایک دوست ہیں یوٹیوب پہ، ان کو آپ سرچ کر سکتے ہیں، کرامت مغل صاحب کے ساتھ اکثر آتے ہیں. تو اس لیے میری بارہا یہ ریکویسٹ ہوتی ہے، ذوالقرنین اقبال ہیں تو اس طرح سے جو ینگ رپورٹر، سہیل رشید صاحب کمال رپورٹر، میں سہیل رشید صاحب کو بہت کہتا ہوتا تھا کہ آپ یوٹیوب پہ آئیں. اور میں سہیل رشید صاحب کو کہتا ہوتا تھا جب وہ ہائی کورٹ کے رپورٹر تھے، تو میں انہیں کہتا تھا کہ جب میری آپ سے 5 یا 7 منٹ بات ہو جاتی ہے تو میرا ایک پورا ولاگ نکل آتا ہے اور 10-12 منٹ کا میں ولاگ کر لیتا ہوں اور بڑا زبردست کنٹینٹ نکل آتا ہے 5-7 منٹ آپ سے بات کر کے. تو لائک رپورٹرز ہیں، ان کو سنا کریں تاکہ ڈسکریج نہ ہوں. اور ہم سے زیادہ لائق ہیں، محنتی ہیں، زیادہ ان کے پاس چیزیں ہوتی ہیں. اور جیسے بیرسٹر سعد رسول صاحب ہیں، وہ ظاہر ہے یوٹیوب تو نہیں کرتے، اور ان کو ہمارے ایک اور دوست ہیں جنہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے یوٹیوب پہ نہیں آنا. اور وہ ہمارے دوست جو ہیں وہ خود کیونکہ یوٹیوب ابھی نہیں کرنا چاہتے تو انہوں نے گمراہ کیا ہوا ہے بیرسٹر سعد رسول صاحب کو کہ آپ نے یوٹیوب بالکل نہیں کرنا اور یہ اور وہ ہے اور ایسے اور ویسے ہے. تو میں نے تو بڑی منت ارلا کیا ہے سعد رسول صاحب کو کہ جناب آپ یوٹیوب پہ آ جائیں، ٹھیک ہے ہمارا نقصان ہوگا، ہماری ویورشپ کم ہو جائے گی اور جو آپ کو سنے گا وہ ہمیں کیوں سنے گا، لیکن آپ آئیں. اور سعد رسول صاحب بھی وہ ہیں کہ اگر میری 10 منٹ بات ہو جائے ان سے تو میں آدھے گھنٹے کے ولاگ کر سکتا ہوں ان سے 10 منٹ بات کر کے. تو ایسے لائک لوگ ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں. تو جو میں نے رپورٹرز کا نام لیا ان کو آپ ضرور 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 سنیں، میری ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے. اور آپ نے بلکہ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے جو 3 چینل ہے رضوان غلزئی صاحب، عمر جٹ صاحب وغیرہ کا، اس پہ جا کے آپ نے حبیب اکرم صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا ہے، بہت شاندار اور کمال. وہ سن کے آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے کہ ہاں آپ نے وہ سنا ہے حبیب اکرم صاحب کا انٹرویو ادھر. اور لالا فہیم اختر الیکشن کمیشن سے کور کرتے ہیں اور ان کا یہ کریڈٹ ہے لالا فہیم اختر کا کہ یہ جو 2 دن سے سب کہہ رہے تھے نمبر گیم پورا مولانا مان گئے، فہیم اختر صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ نہیں مانیں، تو یہ کریڈٹ ان کی خبر کا ہے. تو باقی بہت تفصیل سے بات کریں گے. 29 پیجز ہیں یہ ترامیم، ٹوٹل کوئی 54 ترامیم ہیں، ان پہ مزید بات کریں گے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.